नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और जेई एग्जाम जो 2026 में निर्धारित हो चुकी है एग्जाम डेट, उनके लिए स्पेशल है। देखिए, इसमें साइंस का पूरा पोर्शन एनसीईआरटी से आने वाला है, जो सिलेबस में मेंशन कर रखा है कि 10th स्टैंडर्ड की, और लेटेस्ट से लेटेस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे ना, जो सिलेबस में मेंशन कर रखा था है वो है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम, जो सितंबर 2025 में उसकी एग्जाम हुई और आंसर की आई। और एनसीईआरटी से सीधे 99 प्रश्न पूछे गए। ये सारे सवाल हम सब्जेक्ट वाइज विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करने वाले, वो भी एक ही वीडियो। देखिए, इस आइसोलेटेड कैटेगरी की भर्ती का आप सिलेबस देखेंगे ना, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस है। और जनरल साइंस कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, 10th स्टैंडर्ड सेम सिलेबस आपको मिलेगा एएलपी में, टेक्नीशियन में, जेई में और ग्रुप डी में, और यहाँ पर आइसोलेटेड कैटेगरी में भी। इनमें क्या है, प्योरली एनसीईआरटी से सवाल आते हैं। बाकी एनटीपीसी देखेंगे ना, उसमें मिक्स रहते हैं सवाल, एनसीईआरटी से हटकर भी पूछे जाते हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी वाले ये लेटेस्ट सवाल। वैसे तो इस आइसोलेटेड कैटेगरी में मैक्सिमम पोस्ट है वो टीचिंग, और टोटल 16 शिफ्ट में इन अलग अलग पोस्ट पर एग्जाम हुआ था। और 16 शिफ्ट में से कॉमन शिफ्ट थी, काफ़ी तो कॉमन थी, यूनिक नो शिफ्ट थी। तो इस हिसाब से 90 क्वेश्चन होने चाहिए। लेकिन कुछ एग्जाम जो लैब असिस्टेंट के ऐसे और सवाल साथ में मिक्स हो गए हैं, तो 99 क्वेश्चन यहाँ पर आपकी समझ। इन 99 क्वेश्चंस में फिजिक्स के 32 हैं, केमिस्ट्री के 25 हैं, और बायोलॉजी के सबसे अधिक 42 क्वेश्चंस। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके पर मिल जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट ई बुक है बताता हूँ कौन सी है। तो यहाँ पर एक एक करके अपन सवाल देखें। उससे पहले 2026 में कोई भी रेलवे एग्जाम टारगेट कर रहे हो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वो भी 2024-25 के पेपर को एज ए मॉक टेस्ट लगाना। कहाँ पर मिल जाएंगे ये मॉक टेस्ट फॉर्म में? सभी एग्जाम्स के एक साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना। इसमें ऐसा नहीं केवल प्रीवियस ईयर मिलेंगे, उन पर आधारित भी मॉक मिलेंगे, और सारे एग्जाम्स के रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस के एक साथ यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो बहुत ही यहाँ पर किफायती, जैसे एक दिन में 2 रुपए के आसपास की प्राइस में जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का 10 से 12 सितंबर में एग्जाम हुआ है। सारे सवाल एनसीईआरटी से थे। जिस आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और जेई एग्जाम में सारे सवाल एनसीईआरटी से थे। तो ये 1500 क्वेश्चंस की ई बुक आप ले सकते हो, जो एनसीईआरटी से 2024-25 में एग्जाम हुए हैं उनके पूछे गए सवाल एनसीईआरटी के 23 चैप्टर वाइज वर्ग, और चैप्टर वाइज विद डिटेल्ड क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा फैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ई बुक आप हमारी वेबसाइट और ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना। तो चलिए यहाँ पर ये पूरा सेशन कंटिन्यू करते हैं और सारे सवाल देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर अपन फिजिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। टोटल 32 क्वेश्चंस। इनमें से पहला प्रश्न है कि सूर्य को उसके उदय होने से कुछ मिनट पहले और अस्त होने के कुछ मिनट बाद क्यों देख पाते हैं? करेक्ट आंसर है वायुमंडल अपवर्तन के कारण। देखिए, आपको पता है ये आपकी पृथ्वी है, और आप पृथ्वी के ऊपर हो तो जो भी क्षैतिज होता है ना, इसके ऊपर ही अपन वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट है, वो देख पाते हैं। इससे नीचे है क्षैतिज से, होराइजन से वो नहीं दिखता है। जैसे सूर्य उदय होना है अभी, तो होराइजन के वो नीचे रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य है, और साथ ही साथ आपको बता दूं, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो वायुमंडल विरल होता जाएगा। चारों तरफ क्या है पृथ्वी के? इस टाइप से वायुमंडल है। अब यहाँ पर अलग अलग वायुमंडल के घनत्व की परतें होने के कारण यहाँ पर होता है अपवर्तन। जैसे सूर्य से आने वाली किरणों की बात करें तो इस टाइप से आपको पता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसे सीधी रेखा में जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपन एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे। तो अब नीचे है आपका सघन माध्यम है, तो किरणें अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यहाँ पर ऐसे किरणें झुक जाती है तो आपको लगेगा कि सूर्य की किरणें पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, और यहाँ पर आपको सूर्य एक्चुअल में उदय होने से पहले ही दिख जाता है। कितने? 2 मिनट पहले आप देख पाते हो। तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको बता दिया इसका एक्सप्लेनेशन, बाकी आप पीडीएफ में भी इसको देख पाएंगे। और तो सूर्योदय वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पहले और सूर्यास्त लगभग 2 मिनट बाद भी आपको दिखाई देता है। साथ ही आपको पूछ रहे कि सूर्य जो चपटा दिखाई देता है ना, उसका कारण भी यही है, अपवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समान गति में किसी वस्तु को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? आंसर हो जाएगा ये समान समय अंतराल में समान दूरी। एक समान गति कह सकते हो कि स्पीड, उसकी जो वेग है, चाल है, वो कांस्टेंट है, नियत है। कहने का मतलब जो त्वरण है ना, वो शून्य है।
त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है एक समान चाल में? नहीं, क्योंकि समान समय अंतराल में समान दूरी है तो एक समान गति है। तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो वहां पर क्या शून्य है? त्वरण शून्य है। ये पूर्णतः विराम अवस्था नहीं रहती है। एक समान गति जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा एक फिक्स स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो, तो क्या उसमें आप विराम अवस्था में नहीं है ना? आपकी गति तो हो रही है लेकिन वहां पर त्वरण नहीं है, बार बार दिशा परिवर्तित करता है, ऐसा नहीं है। तो ये जी सवाल है, आप इसको पिक कर पाएंगे। एक समान गति में ध्यान देना, त्वरण शून्य होता है। चित्र में दर्शाए गए प्रतीक किस इलेक्ट्रॉनिक घटक को निरूपित करता है? ये जो सवाल है, रियोस्टेट धारा नियंत्रक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका प्रतीक है? धारा नियंत्रक का। धारा नियंत्रक या रियोस्टेट ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा का मान बदला जा सकता है, धारा कम ज्यादा कर सकते हैं। ये कैसे? प्रतिरोध को कम या ज्यादा करके धारा को कंट्रोल किया जाता है। प्रतिरोध ज्यादा बढ़ा दिए तो धारा कम हो जाएगी। ये एक तरीके से परिवर्ती प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोध को चेंज करके। पंखे की गति नियंत्रित करने में इसका आप प्रयोग करते देखते हो। बैटरी विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है, नियंत्रक नहीं। जो ऑप्शन में दे रखा है उनका थोड़ा वर्णन है। क्या होता है जब ध्वनि स्रोत का कंपन तीव्र हो जाता है? अब कंपन तीव्र हो रहा है मतलब इसकी आवृत्ति बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? आवृत्ति क्या होती है? जैसे इकाई सेकंड में, एक सेकंड में ध्वनि तरंग कितने कंपन करती है? एक सेकंड में कंपनों की संख्या ही आवृत्ति है। तो कंपन तीव्र हो रहा मतलब एक सेकंड में कंपन क्या है? बढ़ रहे हैं। सो वहां पर आवृत्ति ज्यादा हो रही है। आवृत्ति बढ़ी तो उसकी एक तरीके से पिच, तारत्व तो बढ़ जाएगा, यानी उतनी ही ध्वनि कह सकते हो पतली हो जाएगी। आपको पता है कि महिलाओं की जो पिच है ना, तारत्व ज्यादा होता मतलब आवृत्ति ज्यादा होती है महिलाओं की। और पुरुषों की देखें तो ध्वनि में थोड़ा भारीपन देखने को मिलता है क्योंकि उसकी पिच कम है या फिर आवृत्ति कम है। तो आवृत्ति और पिच दोनों बढ़ जाते हैं जब ध्वनि में कंपन बढ़ता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा, ध्वनि कितना, वॉल्यूम उसका कितना कितना लाउड है, कितनी जोर से ध्वनि है, तो वो उसके आयाम पर डिपेंड करती है। यानी मध्य स्थिति में कितना यहाँ पर कंपन हो रहा है, आवृत्ति पर नहीं कर रही है। मोटी आवाज, देखिए आवृत्ति कम होती है तो आवाज वहां पर भारी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, 3 प्रतिरोध आपको दे रखा है और श्रेणी क्रम में कनेक्ट है। तो एकल प्रतिरोध, यानी इन श्रेणी क्रम में आपको पता डायरेक्टली ऐड करना होता है। समानांतर में 1 बटा करते हैं, श्रेणी में यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो 200 ओम हो जाएगा। इतना इजी सवाल। और ध्यान देना, श्रेणी संयोजन में धारा समान रहती है। जिस प्रकार समानांतर में वोल्टेज विभवांतर फिक्स रहता है, लेकिन श्रेणी में आप देखेंगे धारा है वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, धारा चेंज नहीं होती है। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? अब जो दर्पण का ध्रुव है P और ये जो मुख्य फोकस है, इनके बीच की दूरी को फोकस लंबाई कहते हैं। इतना इजी सवाल पूछ लिया, वो फोकस लंबाई हो जाएगी। फोकस लंबाई आपको पता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का आभासी। ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या बताया गया है? ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा क्या रहती है? समान रहती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। रूपांतरण से पहले और बाद में टोटल एनर्जी है ना, वो कांस्टेंट रहेगी, वो फिक्स रहेगी। यानी ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है लेकिन उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। ये गलत है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब ऊर्जा न तो आप निर्माण कर सकते और न ही नष्ट कर सकते, बल क्या कर सकते हैं? केवल रूप चेंज कर सकते हैं। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का टोटल होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो वहां पर यांत्रिक ऊर्जा फिक्स रहेगी। ठीक है, यह नियम सभी भौतिक प्रक्रियाओं पर लागू होता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अवसर्य कहते हैं। जो ह्यूमन है वो नहीं सुन सकता। जैसे अपने लिए सर्वे ध्वनि फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है, अपन सुन सकते हैं। इससे कम अवसर्य है 20 हर्ट्ज से कम, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है वो प्राश्रव्य ध्वनि है। मानव कान इसके बीच की ध्वनियां सुन सकता है। हाथी अवश्रव्य ध्वनि से संचार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड पर किसी बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक कहा जाता है जब कार्य क्या है? नेगेटिव है। देखिए, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। अब बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं चेंज है तो वहां पर कार्य है वो नेगेटिव होगा। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं, उस केस में किया गया कार्य नेगेटिव। बल गुणा विस्थापन cos थीटा ये कार्य होता है। अब थीटा 180 डिग्री है यानी विपरीत है, यानी सीधा डायरेक्टली 180 डिग्री है, विपरीत है थीटा। देखिए, थीटा होता है बल और विस्थापन के मध्य का कोण। ये बिल्कुल रिवर्स है एक दूसरे के, 180 डिग्री है तो माइनस में जाएगा, इसलिए कार्य ऋणात्मक होगा।
देखिए जैसे घर्षण बल की बात करें ना, तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, तो वो एक ऋणात्मक कार्य यानी रोकने का काम कर रहा है। विस्थापन शून्य होने पर कार्य भी शून्य हो जाएगा। बल और विस्थापन का गुणनफल है, जो एक वैल्यू शून्य है तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल शून्य मिलने वाला है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है, सैटेलाइट जो उपग्रह का द्रव्यमान जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसका है 400 किलोग्राम, तो पृथ्वी द्वारा सैटेलाइट पर लगाए गए बल का मान, तो देखिए बिल्कुल इजी है, F बराबर जी एम एम बटा आर स्क्वायर है। और यहां पर आपको ज्ञात क्या करना है, बल का नाम मान ज्ञात करना है, F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा जैसे आपको पृथ्वी का दे रखा है, सवाल को थोड़ा वेरीफाई किया तो इसमें मिसप्रिंट हुई है हमारी एंड से। एक्चुअल में सवाल की ये तो सही है, कोई डाटा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ये लाइन और ऐड थी कि सैटेलाइट पृथ्वी की पृष्ठ से 400 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी की पृष्ठ से, जैसे पृथ्वी की रेडियस होती है उससे ऊपर 400 किलोमीटर है, ठीक है। तो केंद्र से और उस ऑब्जेक्ट सैटेलाइट के बीच की दूरी है ना, ये रेडियस के साथ में 400 किलोमीटर और ऐड करना है। साथ साथ सवाल में ये भी मेंशन है कि पृथ्वी की त्रिज्या है वो है 6400 किलोमीटर, और जी की वैल्यू रहनी है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिएगा आप एफ में बल में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, एफ बराबर जी एम एम बट्टा आर स्क्वायर। जो यहाँ पर दोनों जो आर रहती है ना, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी रहती है, तो पृथ्वी और उस उपग्रह के बीच की दूरी है आर, तो 6400 प्लस 400 किलोमीटर है। इसमें देखिएगा बाकी जी वगैरह सारे मीटर में दे रखे, तो इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से गुणा करना पड़ता है, तो ऐसे कर सकते हो 6800 गुणा 1000। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए जैसे दशमलव यहां पर रखना होगा, तो 6.8 दशमलव यहां पर है, तो 3 ये और 3 ये 10 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से आप f की वैल्यू निकालेंगे, g 6.67 गुणा 10 का माइनस 11, उसके बाद mm है ये 6 गुणा 10 की घात 24, और दूसरा जो आपका उपग्रह है वो 400 किलोग्राम है, इन दोनों का गुणनफल, और इसके डिवाइड में आप करेंगे 6.8 10 की घात 6, इसकी घात आपके 2 है क्योंकि ये स्क्वायर है। जब इसको हल करेंगे तब आपका आंसर लगभग 3461 के आसपास आएगा, 3461 न्यूटन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए जिनको पूरा सॉल्व करना है और फटाक से करना है, तो आप डायरेक्टली इसमें देखेंगे, क्या चेक करेंगे, नीचे क्या है, नीचे वैल्यू है 6.8 गुणा 6.8 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, और 10 की घात देखिए घात 2 है तो ये 12 हो जाएगी। अब ऊपर आप देखेंगे 10 की घात माइनस 11 और यहाँ पर 10 की घात 12, इसको नीचे आएंगे लेके आएंगे ना घात को, तो ये हो जाएगी 10 की घात 11 प्लस में हो जाएगी 10 की घात 12 और 11 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। 10 की घात 23 और 10 की घात 24 पीछे 10 रहे, ये कट हो गया। अब यहाँ पर 6.67, इसको लगभग 6.8 से मैं काट दूंगा पूरा का पूरा। अब ऊपर क्या वैल्यू रही है, 6 गुणा 10 गुणा 400 बट्टा 6.8, इसको या फिर ऐसे कह सकते हो ये 60 बट्टा है, ठीक है, 60 बट्टा 68 गुणा 400। अब देखिए आपको पता है कि 60 में जब 68 का भाग देंगे तो लगभग 1 से तो कम ही वैल्यू आएगी, या तो 0.8 के आसपास आएगी या 0.9 के आसपास। यदि 0.9 के आसपास आती है तो 9 चौक आपका 3600 के आसपास है, 8 चौक 3200 के आसपास, या तो 3200 न्यूटन या 3600 न्यूटन के आसपास आएगी। तो देखिएगा 4800 कोई मतलब ही नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 4 है तो ये 1 2, देखिए एक पॉइंट का पीछे आने का है 3, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये बहुत कम है, तो यहीं पर आपका अप्रोक्सीमेट यही आंसर जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अब देखिए निकट के स्पष्ट नहीं देख पाता है ना, तो उस दोष का नाम है दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष है। क्योंकि दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि दूर की तो साफ दिखती है लेकिन निकट की साफ नहीं दिखती, और यहीं पर पूछ रहा है कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। जैसे उपयुक्त देखिए उनको दोष है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं, उदू उत्तल लेंस, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेरा तो इस प्रकार ट्रिक है, उदय रन करके देखिए, दूरदृष्टि है तो उत्तल है, निकट दृष्टि है तो अवतल है, इस टाइप से। और इसका जस्ट उल्टा होता है, दृक दृष्टि यानी दूर की साफ है, निकट की साफ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दिए गए माध्यम के लिए एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है किलोहर्ट्ज, 3 किलोहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दे रखी है आपको।
तो आवृत्ति आपको दे रखी है 3 किलो हर्ट्ज है, तो एफ कह देता हूं मैं 3 किलो हर्ट्ज, ठीक है। वेवलेंथ है लैम्डा है वो 15 सेंटीमीटर है। 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? समय सेकंड में ऐसा यूनिट है, बाकी इसको भी एसआई में आप देखेंगे तो ये 3000 हर्ट्ज हो जाएगी। 15 सेंटीमीटर को भी आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 15 बटा आप 100 मीटर कर सकते हो। अब दूरी तय करने में समय टी आपको फाइंड आउट करनी है। 9 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस कितनी तय करनी है? 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय? डी है 9 किलोमीटर यानी 9000 मीटर है। अब समय क्या होता है आपको पता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, वेग v आपको देखना होगा। यहां से आप v फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको पता होगा कि जो आवृत्ति होती है वो वेग बट्टा तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य। या फिर यहां से वेग आप निकालेंगे तो वेग क्या होता है? आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। तो वेग यहां से निकलेगा, आवृत्ति आपके 3000 हर्ट्ज है और वेवलेंथ यहां पर 15 बटा 100 है। 0 0 कैंसिल आउट है, 15 तिया 45 हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे 450 हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट, 45 दूनी 90 20, समय कितना? 20 सेकेंड। सी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दिए गए स्थान पर वस्तु के भार और उसके द्रव्यमान के बीच के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भार और द्रव्यमान, W बराबर होता है mg। भार एक्चुअल में आपका न्यूटन में ही होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आपको भार गुरुत्व त्वरण g के कारण ही अनुभव होता है। तो W बराबर mg। भार द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल W m, क्योंकि g तो कांस्टेंट है पृथ्वी के केस में 9.8 है। W और m अनुक्रमानुपाती है। द्रव्यमान परिवर्तित होता है लेकिन भार समान, ये उल्टा कह दिया। द्रव्यमान कहीं पर भी चले जाओ फिक्स रहता है लेकिन भार चेंज होगा। भार और द्रव्यमान में कोई संबंध नहीं, ये क्या है फिर? भार द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, तो केवल यहां पर विकल्प ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो आपतित किरण के सापेक्ष कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होता है? देखिए आपको पता है श्वेत प्रकाश में 7 प्रकार के कलर होते हैं जो आप V, I, B, G, Y, O, R से जानते हो। इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, मतलब इसका विचलन सबसे कम होता है। इसलिए आप देखते हो जो सिग्नल वगैरह होता है ना रोड पर, उस पर ये रेड कलर है, रेडियम वगैरह रेड कलर के ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लंबी दूरी तय करता है और दूर से ही आप वाहन को आगे से डिटेक्ट कर पाएंगे सामने कुछ गड़बड़ी है। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम। और आपको पूछा है कौन सा सर्वाधिक विचलित होता है? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका विचलन नहीं, वायलेट बैंगनी सबसे ज्यादा विचलित होगा, ये सबसे ज्यादा विचलित होगा। विबजोर स्पेक्ट्रम के क्रम में आपको बता दिया, सबसे कम ये है, सेकंड ये, और सबसे ज्यादा ये विचलित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? तो आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखते हो, परावर्तन के नियम देखते हो, ये तीनों एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सभी आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि एक ही तल, तीनों ही का ही तल है ना, वो सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं एक अलग तल में, ऐसा कुछ नहीं। आपतन बिंदु एक ही तल में रहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, जब कोई नाविक चलती नौका से आगे की ओर कूदता है तो चलती नौका पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये गति के किस नियम को दर्शाता है? अब चलती नौका में आगे की तरफ कूदा तो पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम। यहाँ पर नौका पीछे की ओर सो गति कर जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही तीसरा नियम है। रॉकेट में भी ये नियम लागू होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाई जंप प्रतियोगिता में आप हाई जंप कर रहे हो, एथलीटों को कठोर पृष्ठ के बजाय कुशन या रेत या सैंड बेड पर क्यों लैंड कराया जाता है? कठोर पृष्ठ की बजाय कुशन या रेत श्या पर। तो इसमें भी यहां पर आपका एक नियम लागू होता है, जो बल होता है ना वो संवेग में परिवर्तन की दर के इक्वल होता है। संवेग में परिवर्तन जितना ज्यादा हुआ बल उतना ज्यादा लगेगा।
तो एथलीट क्या करते हैं, यहां पर टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नीचे की वैल्यू ज्यादा हो गई भाई। जब भी ऊपर अंश में आप हर का भाग देंगे, हर की वैल्यू ज्यादा हो गई, उस केस में क्या उत्तर कम नहीं आएगा, नीचे की वैल्यू यानी टाइम जितना ज्यादा हो गया फोर्स उतना ही कम लगेगा। सो एथलीट क्या करता है, क्वेश्चन में क्या है, नीचे आने में थोड़ा टाइम लगता है, कठोर पृष्ठ पर डायरेक्टली आप हिट कर जाएंगे और क्वेश्चन में धीरे धीरे क्वेश्चन प्रेस होगा तो उसमें टाइम लगेगा। इसलिए तो क्रिकेटर में जो फील्डर रहता है वो बॉल पकड़ने कैच करने करते वक्त क्या करता है, हाथों को पीछे की तरफ है वो धकेलता है, पीछे की तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि टाइम बढ़ाना है, सो फोर्स उस पर कम लगे। तो रोकने में लगने वाले समय को बढ़ाने के लिए यहाँ पर टाइम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे समय परिवर्तन की दर है वो कम हो जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी dp अपॉन dt। तो ये फोर्स के इक्वल होती है, जो दूसरा नियम कहता है न्यूटन गति का। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। जैसे आपको पता है प्राइमरी सोर्स है ना ऊर्जा, कहां से, सूर्य से मिलती है। ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक ऊर्जा स्रोत वह होता है जो प्राथमिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, विद्युत, कोयला, जल, पवन आदि से उत्पन्न की जाती है, इसलिए ये द्वितीयक स्रोत है। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव हो रही है, कोयला से आप विद्युत प्राप्त कर रहे हो, जल से कर रहे हो, पवन से कर रहे हो, देखिए पवन चक्की से, हाइड्रोलिक जो जल से होती है। तो ये सेकेंडरी, प्राइमरी सोर्स तो यही है, कोयला, जल, पवन, इनसे आप कर रहे हो तो विद्युत है वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा है ना सूर्य वाली, वो भी प्राथमिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी है जो इंडेक्स फिंगर है, जो अंगूठे के पास वाली अंगुली है ना, वो चुंबक की क्षेत्र, मध्य अंगुली, बीच वाली अंगुली धारा की दिशा में इंगित करती, तो अंगुष्ठ क्या, अंगुष्ठ हमेशा ये बल की दिशा होगी, चालक पर बल की दिशा, अंगूठा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं, तो चालक पर बल की दिशा बताता है अंगूठा, और जो इंडेक्स फिंगर है तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा, और मध्य अंगुली धारा की दिशा को इंगित करती है। और ये जो नियम है मोटर में दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है, और जो राइट वाला है वो जनित्र में, जनरेटर में काम में लिया जाता है। जब विभिन्न प्रतिरोधकों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो कुल प्रतिरोध का क्या होता है। जब प्रतिरोधक को श्रेणी में आप संयोजित करते हैं तो कुल प्रतिरोध योग के बराबर होगा, योग के बराबर, ये सभी अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, कुल प्रतिरोध है, जोड़ होगी। नेक्स्ट देखते हैं, उसमें धारा समान रहेगी। इतने टफ सवाल नहीं पूछे हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी से पूछे, लेकिन बेसिक से सवाल है, ज्यादा घुमाया नहीं गया है। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन ए, तो यहां पर प्रतिरोधकता पर डिपेंड करता है, विद्युत प्रतिरोध है, लंबाई पर करता है, अनुप्रस्थ काट, यानी वो पदार्थ किससे बना, प्रतिरोधकता का मतलब यही है, वो पदार्थ है कौन सा, चालक की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीन वैल्यू पर डिपेंड करता है विद्युत प्रतिरोध है। रो है वो पदार्थ टू पदार्थ चेंज होता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपने देख लिया है, रो और एल के समानुपाती होता है प्रतिरोध, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ये हालांकि मैथ का सवाल था, इसमें गलती से आ गया। देखिए बिल्कुल इजी है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, अब व्यास है 1/4 तो त्रिज्या भी उस हिसाब से 1/4 होगी। क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल आपको पता है जैसे मीटर स्क्वायर आप कहते हो, तो स्क्वायर में रहेगा क्षेत्रफल, 1 का स्क्वायर इधर 4 का स्क्वायर, तो 1:16 आप डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के लेंस को अपसारी लेंस के रूप में जाना जाता है। अपसारी लेंस के रूप में, एक अभिसारी एक अपसारी, तो अपसारी किरणों को फैलाता है, अभिसारी एक जगह केंद्रित करता है, तो अवतल लेंस फैलाने का काम करता है, सो इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस है निकट दृष्टि दोष में उपचार के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कटोरे के तल में रखा सिक्का कटोरे में जल डालने पर ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। इसका कारण है सीधा सा प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप ऐसे मान के चलिएगा, इसीलिए तो पानी में पेंसिल भी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये मान लेते हैं कि कटोरे में आपका जल है, ठीक है, इसके तली में ये कोई सिक्का है। अब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखता है, जब उससे टकराकर प्रकाश आपकी नेत्र तक आ रहा होता है, तो प्रकाश यहाँ पर पानी से गुजर सकता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है, आपको पता है कि प्रकाश इस प्रकार से जाना चाहिए। ठीक है, इस सिक्के से, और ये यहाँ पर पानी का तल है। अब तल पर आप एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दो माध्यम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो
तो अभिलंब 90 डिग्री में है। दो माध्यम कौन सा, जल सघन है, ऊपर हवा विरल है। जब सघन से विरल माध्यम की तरफ आप जाते हो तो प्रकाश की किरणें हैं वो मुड़ जाती है। आपको लग रहा है कि ऐसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन जाएगी नहीं ऐसे सीधी। अभिलंब से दूर हटेगी तो ऐसे जाएगी। कैसे, यहां से ऐसे जाएगी। ऐसे जाएगी तो ऐसे प्रतीत होगा कि ये किरणें पीछे से आ रही है। कहां से आ रही, पीछे से। और जो यहाँ पर नेत्र है उनको ये सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि यहाँ पर दो अलग लेयर हो गई, एक हवा की, एक यहाँ पर आपके पानी की। सो आपको अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। दो माध्यम की घटना, जो अपवर्तन की घटना है, उसी कारण आपको उथला ऊपर उठा हुआ सिक्का प्रतीत होता है। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब है ना, वो आभासी ही बनता है, वास्तविक कभी नहीं बनता है। तो देखिए, जो वास्तविक है वो ऑप्शन तो डायरेक्टली आप हटा देंगे, क्योंकि आपको पता उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब। अब अनंत पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो एक तो दर्पण के सामने आवर्तित बनेगा, और दूसरा यहां पर बिंदु साइज, आभासी और सीधा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि दर्पण के सामने नहीं, पीछे बनता है। और वो आभासी ऐसा प्रतीत होता है, सीधा है क्योंकि वो आभासी है तो सीधा है। तो बिंदु साइज, आभासी और सीधा करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में जो अनंत से आने वाली समानांतर किरणें हैं, जैसे यहां पर आप देखेंगे, ये आपका उत्तल दर्पण है, इस साइड पॉलिश किया हुआ है। और उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। अनंत से ये किरणें आ रही है, इनको फैला देगा, और फिर ऐसे लगेगा कि ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, जो बिंदु आकार का, ये फैला देगा। ऐसे किरणों को क्या करेगा, ये फैला देगा। और यहां पर बिंदु साइज का दर्पण के सामने नहीं बनेगा, ये पीछे बनेगा, फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में वस्तु को कम बल से क्यों खींचती है, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है, तभी तो कम गुरुत्वीय त्वरण लगता है वहां पर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कितना 1/6 कम भार होता है वहां पर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो स्टेटमेंट देखेंगे, इसका उपयोग पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ग्रहों के जीवन काल का अध्ययन करने के लिए, ये नए तारों और ग्रहों की खोज में मदद करता है। इसका उपयोग सूर्य का द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए। तो पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये जीवन काल वाला संबंध इससे नहीं है, बाकी इसका उपयोग होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है कि वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसका वर्णन करता है, जो ग्रहों की गति, द्रव्यमान, कक्षाओं के अध्ययन में काम आता है, न कि ग्रह के जीवन काल में। ये इसका नियम है, F=G/m/r²। ये नियम सभी जितने भी ऑब्जेक्ट है उन पर लागू होता है। जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल असंतुलित हो तो क्या होगा, बल है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो वस्तु का वेग नियत रहेगा, वस्तु की दिशा परिवर्तित नहीं होगी, वस्तु नेट बल की दिशा में त्वरित होगी। बल असंतुलित है तो ज्यादा बल कहां पर है, उस साइड वस्तु जाएगी, तो नेट बल किस साइड में है, तो उस दिशा में वो गति करेगी, त्वरित करेगी। ठीक है, तो वस्तु नेट बल की दिशा में। असंतुलित बल होने पर वस्तु पर नेट बल लगता है, जिसके कारण वस्तु की चाल या दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु नेट बल की दिशा में त्वरित करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल और में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी पे सापेक्ष नहीं, तो निरपेक्ष में दो चीजें, माध्यम और निर्वात। तो निरपेक्ष अपवर्तन में एक तो ऊपर आपका आएगा निर्वात, निर्वात में प्रकाश की क्या चाल है, और नीचे आएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये इसका अनुपात होती है, N/C/V, ये अपवर्तनांक है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो यहां पर मैं बोल रहा था N/C/V, जो C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, 3×10⁸ मीटर/सेकंड, और V है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ऊपर आएगा निर्वात, नीचे माध्यम आएगा। ठीक है, यदि किसी ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो 4 गुना हो जाएगी, इसकी प्रबलता 4 गुना हो जाएगी। ये आपकी कक्षा 8th NCERT में भी आ रखा है। आयाम दोगुना तो प्रबलता 4 गुना। ध्वनि की प्रबलता आयाम की वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रबलता 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो जाएगी। प्रबलता से ध्वनि की तेजी यानी वॉल्यूम बढ़ता है, आयाम यानी उसका वॉल्यूम बढ़ा रही हो। अनुनाद तब होता है जब बाह्य बल की आवृत्ति प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खाती है। बाह्य बल की आवृत्ति है ना,
ये नेचुरल आवर्ती से दोनों आपस में मेल खा जाए तब रेजोनेंस अनुनाद की घटना देखने को मिलती है। जब किसी भी सिस्टम पर लगाया गया बाह्य आवर्ती बल उसकी प्राकृतिक आवर्ती के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है तब प्रणाली का आयाम कहने का मतलब बढ़ जाता है, दोनों इक्वल हो गई तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। यदि तानपुरा के तार की आवर्ती दोगुनी कर दी जाए तो उसकी तरंग दैर्ध्य, अब आवर्ती है, वेग चेंज नहीं कर रहे हैं, आवर्ती दुगुना कर रहे हैं तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए। आवर्ती एफ फ्रीक्वेंसी वेग अपॉन तरंग दैर्ध्य, ये संबंध आपको याद होना चाहिए। अब ये आवर्ती दुगुनी कर रहे हैं तो एफ की जगह 2f कर रहे हैं, वेग वही रख रहे हैं, उस केस में उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो तरंग दैर्ध्य आप कह सकते हो लैम्डा बराबर वेग बट्टा 2f। पहले तरंग दैर्ध्य क्या थी, वेग बट्टा f थी, अब वेग बट्टा 2f यानी लैम्डा आधी हो गई, तरंग दैर्ध्य क्या हो गई, आधी हो जाएगी। अब ये पूरे सवाल आपने देखे 32 क्वेश्चंस जो फिजिक्स के आ रखे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद बायो पर स्विच करेंगे। निम्न में से कौन सा लवण युग्म लाल या नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं दिखाएगा। देखिए लाल और नीले पर परिवर्तन नहीं दिखा रहा मतलब वो न तो अम्ल है और न ही क्षार है, क्योंकि अम्ल है ना वो अनिल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार उसका उल्टा लाल को नीला कर देगा क्षार। लेकिन दोनों में कोई चेंज नहीं तो वो लवण कैसा है, तो लवण है दोस्तों उदासीन लवण। तो NaCl कैसे बना है, अम्ल और क्षार क्रिया करती है ना, तो उदासीन, जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेगा तो उस केस में उदासीन लवण है। जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार किया तो वो अम्लीय लवण बन जाएगा, समझ रहे हो आप। और जब ये आप देखते हो NaCl कैसे बना, तो प्रबल क्षार NaOH और HCl क्रिया की, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार किया तभी उदासीन लवण देखने को मिला, जो उदासीन लवण कोई भी चेंजेस नहीं दिखाएगा। इसी टाइप से यहां पर KNO3 भी बनता है जिसमें नाइट्रिक एसिड होता है और पोटेशियम क्लोराइड आप KCl कह सकते हो, उसके साथ में HNO3 है जो दोनों ही प्रबल है। तो इसलिए यहां पर आपको उदासीन लवण देखने को मिलता है। NaCl KNO3 दोनों ही प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारों से बने इसलिए उदासीन प्रकृति के हैं। तो ये आपको लाल और नीले लिटमस पत्र पर कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। अदर ऑप्शन देखेंगे कॉपर सल्फेट जो CuSO4 है, AlCl3 अम्लीय लवण है, Na2CO3 NaHCO3 क्षारीय है, उदासीन लवण होता है उसकी pH 7 होती है। निम्नलिखित का मिलान करना आपको, ठीक है, ये देखेंगे कॉलम कक्षा या कोष इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या L कोष M कोष N कोष। तो पहला कोष की बात करें तो K कोष होता है, KLMN। K कोष के लिए देखिए 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आती है 2n स्क्वायर, ठीक है। K कोष के लिए n बराबर 1, L के लिए आपका n बराबर 2 होता है, M के लिए n बराबर 3 और N के लिए यहां पर 4 है। अब n बराबर 1 है तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर क्या होगा 2 ही होगा, इधर 2 गुणा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होगा, और 2 गुणा 2 का 3 हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका 9, 9 दूनी 18 है, और ये 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 है। अब यहां पर आप मैच कराएंगे तो L कोष में आपका कितना आएगा 8 आएगा, तो A आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद B M कोष में 18 आएगा तो 1 हो जाएगा, N कोष में 32 आएगा तो आपका C 2 हो जाएगा। तो ये आपको दिखता है 3 1 2, तो 2n स्क्वायर आपके लिए याद रखना है। L कोष में n बराबर 2 होता है, ये चीज याद है तो इजीली बोर बरी करनी है। अभिकथन और कारण। अभिकथन देखिएगा आयरन सल्फेट विलयन में तांबे का तार कोई दृश्य अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। आयरन सल्फेट यानी यहां पर क्या है Fe आयरन है, इधर आपका कॉपर है। आपको बता दूं कॉपर और आयरन में से ज्यादा एक्टिव कौन सा है, आयरन है, मतलब आयरन ज्यादा क्रिया करता है, आयरन ज्यादा एक्टिव इसीलिए तो जंग लगता है इस पर। कॉपर कम है तो ये आयरन को नहीं हटा पाएगा, यही तो सक्रियता श्रेणी देखते हो आप। तो देखते हो तांबा आयरन की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, बिल्कुल तांबा कम है अभिक्रियाशील, दोनों ही कथन है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये चीज है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है,
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, सभी को पता है। ठोस CO2 एक एटीएम दाब पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ठोस टू डायरेक्टली आपकी गैस में, तो ऊर्ध्वपातन है वो एक एटीएम दाब पर, ये भी करेक्ट है। दाब और तापमान पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, बिल्कुल। दाब बढ़ाने से गैस आपको पता है वो अवस्था में चेंज कर देती है, तापमान में भी हो जाता है, तो ये दोनों करेक्ट है। ठोस CO2 गैस बनने से पहले दरों में नहीं, इसमें ऊर्ध्वपातन होता है, डायरेक्टली गैस में बनती है, तो ये गलत है। 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। ठोस CO2 शुष्क बर्फ सामान्य दाब एक एटीएम पर ये दरों बने बिना सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जो ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण हो जाएगा। CO2 का त्रिक बिंदु 5.1 एटीएम पर होता है तीनों अवस्था के लिए, त्रिक बिंदु, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संपीड़ित गैसों का उपयोग दैनिक जीवन में सामान्यतः की जाती है? दैनिक जीवन में जैसे अपन घरों में काम में लेते हैं, खाना पकाने के लिए LPG संपीड़ित रहती है, अस्पताल में ऑक्सीजन, वाहनों में CNG है वो संपीड़ित होते हैं, बोतलों में जल, ये संपीड़ित अवस्था में नहीं रहता है। तो 1 2 3 ये जो शुरुआती 3 है वो ही करेक्ट है, ठीक है। संपीड़ित अवस्था में ज्यादा क्वांटिटी में उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। असमांगी निकाय में प्रक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। असमांगी निकाय जो ठोस साथ साथ में दरों में प्रक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। मतलब जब किसी ठोस पदार्थ के कण इसमें दरों में घुले रहते हैं, ठोस दरों में, ठीक है। शुरुआत में आपके वो फैला हुआ रहेगा, समान रूप से नहीं रहेगा, असमांगी रूप से रहेगा। ठोस के कण दरों में रहेंगे और कुछ देर बाद है वो बैठ जाते हैं और निलंबन कहलाता है ये चीज, ठीक है। जब किसी ठोस पदार्थ के कण किसी दरों में समान रूप से न घुलकर फैले रहते हैं और कुछ समय बाद बैठ जाते हैं, ये निलंबन कहलाता है। निलंबन है अस्थिर मिश्रण रहता है, स्थिर नहीं रहता है। कण आंखों से देखे जा सकता है, मिट्टी मिला जल निलंबन है, तो अस्थिर है, वापस हिलाने पर वो स्थिरता नहीं रहेगी, कण दोबारा असमान रूप से फैल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिकांश अभिकर्मकों के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ये बोल रहा है, जो गलत है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभिक्रियाशील कम होता है। एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होती है, क्योंकि ये आपका संतृप्त है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो ये वाला करेक्ट है। तो एक असत्य दो सत्य हो जाएगा, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है सामान्य स्थिति में अभिक्रियाशील कम होते हैं, लेकिन जब सूर्य या फिर यूवी प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर इसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो प्रतिस्थापन कम होती है। अभिकेतन और कारण का एक और सवाल स्टेटमेंट है, यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। देखिए नया प्रोडक्ट बना है यौगिक, तो उसके गुण तत्वों में, उसमें जो यौगिक किससे बनता है, एलिमेंट से बनता है, तो क्या ये जरूरी कि एलिमेंट के गुण ही यौगिक में रहे पूरे? नहीं रहता है, ये भिन्न होते हैं यौगिक के गुण, सही है। यौगिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, देखिए अनुपात तत्वों का है वो फिक्स रहता है, ये चीज सही है। आर सही है, सॉरी दोनों ही सही है, ए भी सही है ना, हाँ, तो क्योंकि यौगिक के गुण अलग होते हैं, तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और निश्चित अनुपात में ये संयोजित होते हैं, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। जब तत्व तो निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुण मूल तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, वो यौगिक है। जैसे जल के गुण, क्या जल बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, क्या उनसे भिन्न नहीं है? बिल्कुल अलग है जल का गुण, तो यही तो यौगिक के गुण भिन्नता के रूप में देखे जाते हैं। नीचे दो कथन है, पहला स्टेटमेंट देखो, सक्रियता श्रेणी में निम्न धातुओं को उनके ऑक्साइड से बिना किसी अपचयी कर्मक का उपयोग किए प्राप्त किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब सक्रियता श्रेणी में निम्न धातुओं का मतलब जो निचले स्थान पर धातुएं आती है ना, जिसमें आपका सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, उसके बाद आपका पारा हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या होती है, कम एक्टिव रहती है, इतनी कम एक्टिव रहती है कि उनके ऑक्साइड से बिना किसी अपचयी कर्मक, वहां पर आपको अपचयी कर्मक कार्बन, CO, हाइड्रोजन वगैरह की जरूरत नहीं रहती है। अब इसको, इन धातुओं को, जो ये चांदी पारा है ना कम एक्टिव, इनके ऑक्साइड को आप गर्म करेंगे ना शुद्ध धातु में अपचित करने के लिए, परितृप्त यानी गर्म करना ही पर्याप्त है। आप गर्म करके भी
इनके बॉन्ड जो ऑक्साइड के बंधन है ना वो टूट जाएंगे और धातु और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएंगे। इतनी ये कम एक्टिव है कि गर्म करने से बिना यहाँ पर अपचयी कर्मक से डायरेक्टली प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपके 2HgO है, ऑक्साइड है, इन्हें आपने हीट दी है तो यहाँ पर ये Hg और O में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों कथन सत्य है। कम सक्रिय धातु। थॉमसन के मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? परमाणु एक धनात्मक आवेशित गोला, बिल्कुल धनात्मक आवेश का गोला है परमाणु, थॉमसन ने कहा था। इलेक्ट्रॉन गोले के बाहर यादृच्छिक रूप से गति करते, गोले के बाहर नहीं करते, गोले के अंदर ही धसे रहते हैं, ठीक है, जो प्लम पुडिंग होता है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की संख्या बराबर होती है, बिल्कुल सही है, इसलिए इसे अनावेशी कहा था। परमाणु समग्र रूप से अनावेशी होता है, बराबर होती तो अनावेशी होता है। ये 3 करेक्ट है, 1 3 4, 2 वाला गलत है, तो 1 3 4 ये करेक्ट हो जाएगा। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु धनात्मक आवेश का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। कुल धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होने से परमाणु अनावेशी होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं घूमता है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता कितनी है? बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोष पूर्ण करने के लिए देखिए अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की इसे आवश्यकता है, तो संयोजकता क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फ्लोरीन जो हैलोजन है, परमाणु संख्या 9 है, पहले कोष में 2, दूसरे में 7 है। जल पदार्थ की अवस्था में, जल पदार्थ की 3 अवस्था में मौजूद रहता है। देखिए जल एक तो ठोस अवस्था बर्फ के फॉर्म में, एक जो पानी आप पीते हो द्रव अवस्था, और एक आपकी गैस की अवस्था में जल वाष्प जिसे आप कहते हो, ठीक है, जल वाष्प भाप बनती है। ये 3 अवस्था रहती है जल की, ठीक है, 3 अवस्था। जल का क्वथनांक 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन से सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया के उत्पाद नहीं है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आप देखेंगे तो ये सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो ये आपके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये द्विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। Na2SO4 अभिकारक है और ये उत्पाद कैसे हो जाएगा? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की आप अभिक्रिया करा रहे हो तो ये कहां से आ जाएगा? तो फिर यहां पर आपके लिए विकल्प 3 है जो उत्पाद नहीं है, अभिकारक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ध्यान देना जो बेरियम सल्फेट है वो एक श्वेत अवक्षेप है, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। कथन 1 और 2, कोलॉइड के कण पूरे विलयन में एक समान रूप से प्रसारित होते हैं। कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है, उदाहरण के लिए दूध। तो ये दोनों ही कथन सत्य है। आपको लगता है कि कोलाइडी विलयन है वो समांगी, लेकिन एक्चुअल में है विषमांगी। ऐसे लगता है कोलाइड के कण पूरे विलयन में एक समान रूप से प्रसारित होते हैं। कोलाइड में कण पूरे माध्यम में समान रूप से फैले होते हैं, जिससे ये देखने में समांगी लगता है, लेकिन वास्तव में ये विषमांगी मिश्रण है। दूध इसका प्रमुख उदाहरण है। कोलाइड कण आंखों से नहीं दिखते हैं, टिंडल प्रभाव कोलाइड का गुण है। निलंबन में कण बैठ जाते हैं, कोलाइड में बैठते नहीं, तो निलंबन अस्थायी होती है। निम्नलिखित का मिलान आपको करना है, तो पदार्थ जो रिएक्शन होगी और फिर क्या प्रेक्षण आपको देखने को मिलेगा वो बताना है। देखिए जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार मिलते हैं, लवण और जल बनते हैं, तो ये तो मिल गया। अब इन दोनों का देखना आपको, तो ये यहाँ पर क्षार में फिनोप्थलीन सूचक है वो गुलाबी रंग देगा, इजी सवाल है बिल्कुल। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अम्ल मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उत्सर्जित होगी, तो ये इजी सा सवाल है। NaOH एक क्षार है, फिनोप्थलीन जो इंडिकेटर का काम करेगा तो उसमें गुलाबी रंग देगा। कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर CO2 गैस उत्पन्न करती है, और ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात सदैव 1, देखिए H2O, तो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो ये 1:8 हो गया हमेशा, ठीक है। डाल्टन के परमाणु, ये तो कहने का मतलब सत्य है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात के नियम दोनों की व्याख्या की थी। अमोनिया में यानी यहां पर NH3 की बात हो रही है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सदैव 8:1 में रहते हैं क्या?
तो देखिए नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का 1 है तो तीनों का 3 है, 14:3 रहेगा, 14:3 सही। तो वो वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके हैं? विलयन की सांद्रता कैसे व्यक्त की जा सकती है? देखिए सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कई तरीके होते हैं, जिसमें से जैसे कि आप देखेंगे द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का क्या हो गया, विलयन का द्रव्यमान। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत से, द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत से, मतलब विलेय का क्या है द्रव्यमान और विलयन का क्या है आयतन, गुणा 100, विलयन के आयतन आयतन प्रतिशत से, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, उसी प्रकार आयतन आयतन प्रतिशत, यानी विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा 100। तो तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन से समांगी मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन से समांगी मिश्रण है? तो जो समान रूप से फैले रहते हैं ना विलेय विलयन में, एक समान रूप से घुले रहते हैं, जैसे जल में नमक समांगी है, जल में चीनी समांगी है, जल में कॉपर सल्फेट समांगी है। तेल और जल समान रूप से थोड़ी घुले रहते हैं, तेल ऊपर रहता है, जल नीचे रहता है, जल भारी है। तो यहाँ पर 1 2 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर से वाष्पीकरण दर में वृद्धि होती है। वाष्पीकरण की दर में पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, जो सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण होगा, करेक्ट है। तापमान ज्यादा होगा वाष्पीकरण ज्यादा होगा, हवा की गति ज्यादा होगी वाष्पीकरण ज्यादा होगा, आर्द्रता कम होगी, जैसे बारिश के वक्त वाष्पीकरण कम होता है क्योंकि आर्द्रता ज्यादा होती है, तो आर्द्रता कम होती है उस समय वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक अभिकथन ए और कारण आर। स्टेटमेंट है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अविलेय अशुद्धियां एनोड के तल पर बैठ जाती है। अविलेय एनोड, कारण ये अशुद्धियां विद्युत अपघट्य में विलेय नहीं होती है। विलेय नहीं हुई तभी तो तल पर बैठ गई, विलेय होती तो थोड़ी बैठती। तो अविलेय अशुद्धि होती है, अशुद्धि हमेशा एनोड, अशुद्धि एनोड, ध्यान रखिएगा। तो दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। एनोड मड के रूप में से जमा हो जाती है, शुद्ध धातु कैथोड पर, अशुद्धि एनोड पर, यह ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन से दैनिक जीवन के उदाहरण हैं जहां हम इवेपोरेशन यानी वाष्पन के कारण शीतलन महसूस करते हैं? वाष्पन के कारण शीतलन महसूस करते हैं। देखिए अपन को पसीना आता है गर्मियों में, उस केस में अपना शरीर का तापमान ज्यादा रहता है, तो शरीर के तापमान को कम कूल डाउन करने के लिए पसीने के रूप में गर्मी है वो वाष्पित हो जाती है, पीछे ठंडक महसूस होती है। तो गर्मियों में स्वेदन आना है, वो दैनिक जीवन में एक वाष्पन का ही आप उदाहरण कहेंगे। गर्म चाय या कॉफी पर धमन वायु, गर्म चाय या कॉफी पर धमन वायु, मिट्टी के बर्तन से शीतल जल, ये सभी वाशीतलन के ही कारण होते हैं। तो तीनों ही करेक्ट है, 1 2 3 तीनों ही करेक्ट होंगे। वाष्पीकरण से तापमान घटता है क्योंकि मटके में सूक्ष्म रंध्र होते हैं जहां से पानी वाष्पित होता है, ठीक है। वाष्पीकरण क्वथनांक के कम ताप पर भी हो सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? गलनांक कणों के बीच आकर्षण बलों की सामर्थ्य को दर्शाता है। बिल्कुल, कणों के बीच में जितना ज्यादा आकर्षण, मजबूत बॉन्डिंग होगी तो गलनांक उतना ही ज्यादा। गलन के दौरान ठोस का तापमान पूरी तरह गलित हो जाने तक नियत रहता है। ठोस का तापमान नियत रहेगा, गलित हो जाने का मतलब अवस्था चेंज हो रही है, तो जो गुप्त ऊष्मा के रूप में अवस्था परिवर्तन के जो एक्स्ट्रा ताप है ना, वो अवस्था परिवर्तन में काम आ रहा है। तो बाकी जो टेम्परेचर है वो ठोस का नियत रहेगा, सही स्टेटमेंट है। क्वथन एक पृष्ठ परिघटना है, वो तो वाष्पन होती है, पृष्ठ परिघटना वाष्पन, क्वथन पूरे का होता है पदार्थ का। 373 केल्विन पर भाप की ऊर्जा 373 केल्विन पर जल की ऊर्जा से अधिक होती है। तो भाप की ऊर्जा जो गुप्त ऊष्मा भी उसमें इंक्लूड रहती है। देखिए भाप होता है ना जल वाष्प, उसमें जो अवस्था परिवर्तन में एक्स्ट्रा ताप काम आ रहा था ना, वो अवस्था परिवर्तन में जा रहा था, वो भी उसके साथ इंक्लूड है। तो 373 केल्विन पर भाप की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होगी 373 केल्विन पर जल की ऊर्जा से, इसलिए 1 2 3 4 ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उच्च गलनांक मजबूत आकर्षण बल, गलन के समय तापमान स्थिर रहता है। 373 केल्विन पर भाप में गुप्त ऊष्मा के कारण जल की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। क्वथन एक आयतन परिघटना है, पृष्ठीय नहीं है, पूरे वॉल्यूम का होता है।
गलन ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होती है। क्वथन पूरे दरों में होता है। गुप्त ऊष्मा तापमान नहीं बढ़ाती है। अगला है यौगिक और कार्बन कार्बन बॉन्डिंग के प्रकार के बीच सही मिलान आपको करना है। जैसे ये एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड है, ये एल्कीन है तो डबल बॉन्ड है, ये एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्डिंग है। इतना इजी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। दूसरा, तापमान में वृद्धि के साथ कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, तापमान आप बढ़ा रहे हो तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जो निरंतर कण गतिमान है क्योंकि उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर अभिकथन और कारण। स्टेटमेंट देखो, न्यूट्रॉन परमाणु के द्रव्यमान में योगदान करते हैं। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है आपको पता है, न्यूट्रॉन प्लस उसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो योगदान तो करता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। तो ये दोनों ही करेक्ट है। आर ए की सही व्याख्या हो जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और समस्थानिक की बात करें तो उसमें न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होती है क्योंकि उसमें परमाणु क्रमांक सेम होता है। अब 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के बाद 42 क्वेश्चंस बायोलॉजी के यहां पर पूछे गए। सवाल देखिएगा, यीस्ट में अवायवीय श्वसन पाइरुवेट को परिवर्तित कर देता है। यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है तो ग्लूकोज के बाद पाइरुवेट, और पाइरुवेट किसमें चेंज हो जाता है, एल्कोहल में हो जाता है, और साथ साथ में CO2। तो एल्कोहल में यहां पर एथेनॉल और CO2, ये करेक्ट हो जाएगा। यीस्ट में जो अवायवीय श्वसन होता है तो किण्वन के दौरान ग्लूकोज का अपघटन पाइरुवेट में होता है 3 कार्बन, और फिर उसके बाद यीस्ट में अवायवीय यानी ऑक्सीजन नहीं होता उसमें, तो पाइरुवेट फिर एल्कोहल यानी एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ऊर्जा थोड़ी कम उत्पन्न होती है, लेकिन यीस्ट को जीवित रहने के लिए वो पर्याप्त होती है। मानव पेशियों में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, एल्कोहल नहीं बनता है। और ये जो प्रक्रिया है, यीस्ट का अवायवीय श्वसन हुआ, एल्कोहल बना, इसे कहते हैं एल्कोहल किण्वन। और साथ में जो CO2 भी उत्पन्न होती है, जो आप देखते हो केक वगैरह बनाने में, आटे को फुलाने में काम में ली जाती है, इसीलिए वहां पर यीस्ट है वो किण्वन का काम करेगा। नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया जैसे उपयोगी रूपों में कन्वर्ट करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पेड़ पौधे वैसे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस वो नाइट्रोजन है, लेकिन डायरेक्टली नाइट्रोजन है वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं, उसको यौगिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो अमोनिया जैसे यौगिक में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जो राइजोबियम वगैरह हैं, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। बिजली की चमक से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, वो यौगिक में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, खाद्य जाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। खाद्य जाल, फूड जो खाद्य जाल है, खाद्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक जीव केवल एक अन्य जीव द्वारा खाया जाता है, केवल एक अन्य जीव, ये गलत है। एक जीव कई जीवों के द्वारा खाया जा सकता है। ठीक है। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में अधिक यथार्थवादी आहार संबंधों का निरूपित करते हैं। तो खाद्य जाल खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में यथार्थवादी, तो करेक्ट है 1 और 3 करेक्ट है। खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है, जहां एक जीव एक से अधिक जीवों का आहार बन सकता है, या स्वयं कई स्रोतों से भोजन प्राप्त कर सकता है, खुद भी एक से अधिक से। ठीक है। ये वास्तविक पारिस्थितिक तंत्र के आहार संबंधों को अधिक सही ढंग से दर्शाता है। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला एक रेखिक क्रम है, एक रेखिक चैन, ये इसको खाएगा फिर नेक्स्ट इसको, वो रेखिक है, और फिर ये दोनों ही आपस में खाद्य श्रृंखलाएं ऐसे कनेक्ट हो जाए तो वो खाद्य जाल बन जाता है। तो किसी एक प्रजाति के नष्ट होने पर भी तंत्र बना रह सकता है, नहीं तो खाद्य श्रृंखला में गड़बड़ हो जाएगा, एक ही चैन रहती, तो खाद्य जाल में सिस्टम जीवित रहेगा। उत्पादक खाद्य जाल का आधार होते हैं, उत्पादक सभी में। कोशिका कला को कोशिका का सक्रिय भाग क्यों कहा जाता है, तो ये कोशिका की समुचित कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। जो कोशिका का एक तरीके से सिक्योरिटी के रूप में कौन सा पदार्थ आना है कौन सा नहीं आना है उसको कंट्रोल करती है। कोशिका के समुचित कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों का प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है कोशिका झिल्ली, जो कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये चयनात्मक पारगम्य होती है, जो सिलेक्टेड पदार्थों को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। ये सक्रिय है, एक्टिव रहती है। और ये जो अब कला होती है ये फॉस्फोलिपिड द्विपरत से बनी होती है, प्रासरण और प्रसरण इसी झिल्ली से होते हैं। कोशिका की आकृति भी बनाए रखती है। सिग्नल संवाहक ऊतक में क्षति के कारण एक मरीज के शरीर के किसी हिस्से में संवेदना खत्म हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावित हुआ, संवेदना हुई है तो वहां पर नर्वस सिस्टम फेल हुआ है,
पेशीय मसल्स में कोई संवेदना का मतलब नहीं रहता, ये गति करता है अपने मसल से। उपकला होती है जैसे अपनी त्वचा वगैरह है। संयोजित कनेक्टिव टिश्यू है जो जोड़ने का काम करेगा। तो ये जो संवेदना है वो तंत्रिका नर्वस सिस्टम से रह जाएगा। तंत्रिका उत्तक जो न्यूरॉन से बना होता है, मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिकाएं इसी उत्तक से बनी होती है। पेशीय उत्तक गति से संबंधित है। उपकला सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक अवधारणा उस प्रक्रिया को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित करती है जिसके द्वारा जल निकाय पोषक तत्वों मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है, जिससे अब देखिए कोई भी पानी का स्रोत है, जल निकाय है, कोई भी तालाब वगैरह है, उसमें पोषक तत्व मतलब नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उस जल निकाय में वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पर शैवाल जैसे वृद्धि हो जाएगी। शैवाल की अन्य साधारण पादप जीवन की अत्यधिक उस जल निकाय में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि वहां पर पोषक तत्व बढ़ गए हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है सुपोषण। क्या कहते हैं? सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जल निकायों में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। इससे शैवाल की अधिकता अत्यधिक वृद्धि होती है और वहां पर फिर ऑक्सीजन घटती है क्योंकि ये सारे शैवाल वगैरह उसको ग्रहण करते हैं, तो जलीय जीवन प्रभावित होता है। अब यहाँ पर जैव आवर्धन होता है वो खाद्य श्रृंखला में विष के बढ़ने से संबंधित है। तो जैव आवर्धन जैसे जब कोई हानिकारक रसायन है, जैसे अपन कह देते हैं डीडीटी हो गया, पारा हो गया, जो भी केमिकल वाली ये जो उर्वरक फर्टिलाइजर आती है, ये कहाँ पर्यावरण में आ जाती है। अब पर्यावरण में आएगी तो पर्यावरण में कौन है? छोटे जीव है। तो छोटे जीवों में वो जमा हो जाती है चीजें, उसका एक्चुअली कह सकते हो अपघटन नहीं होता है। जब ये खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने पर ये विषैली चीजें हैं वो आगे से आगे ट्रांसफर हो जाती है। फिर ये छोटे जीव है, एक के बाद कोई अन्य जीव इसको खाएगा तो उसमें चली जाएगी। तो ऊपर के स्तरों में इस प्रकार से वृद्धि हो जाएगी। इसको खाएगा तो उसमें ये नेक्स्ट वो उसको, तो जो भी ऊपरी वाला स्तर है ना उसमें कई गुना ये जो विष है वो बढ़ जाएगा। तो इसे जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पलवक हो गया, ठीक है, उसको छोटी जो उत्पादक है छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को पक्षी ने खाया, तो यहाँ पर जहर आप देख सकते हो हर अगले स्तर पर डीडीटी की मात्रा अधिक होती जाती है जो जैव अपघटनीय नहीं है। जैव आवर्धन इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा आपको बता दिया। सुकेंद्र की कोशिका में जिसमें केंद्रक होता है, मतलब यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में आनुवांशिक जानकारी सेवन करने वाली सूत्रवत संरचनाएं मुख्यतः किसमें पाई जाती है? आनुवांशिक जानकारी जो जीन वगैरह वो कहां पर है? केंद्रक में, डीएनए। सुकेंद्रिक कोशिका में डीएनए गुणसूत्रों के रूप में केंद्रक के भीतर पाया जाता है डीएनए। यही आनुवांशिक जानकारी का भंडार होता है जो कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। गोल्गी काय स्राव में सहायक होता है। तंबाकू चर्वण से संबंधित प्रमुख जोखिम क्या है? तंबाकू का जो श्रवण करते हैं तो तंबाकू चर्वण से संबंधित जोखिम क्या है? एक तो आपके लंग संबंधित डिजीज है और फिर कैंसर है। तंबाकू में क्या है? निकोटिन पाया जाता है जो मुख्य कैंसर का प्रमुख कारण तंबाकू ही है। ये एक लत लगने वाला पदार्थ है। एक उत्पादक के पास में कितनी है? 5000 जूल ऊर्जा है। उत्पादक जैसे पेड़ पौधे, यदि केवल 10% ऊर्जा का नियम कहता है कि इसको जो पेड़ पौधे को खाएगा ना प्राथमिक उपभोक्ता, उसके पास ऊर्जा इसकी 10% जाएगी। 5000 का 10% यानी 50 जूल ही जाएगी। ठीक है, 10% ऊर्जा आंतरिक पोषण स्तरों के बीच होता तो द्वितीयक उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? सॉरी, यहाँ पर 500 हो जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता। 5000 का 10 जूल 500 जूल है, ये प्राथमिक उपभोक्ता के पास आएगी। अब उसको खाने वाला होगा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता आप कहेंगे ये ऊपर कौन सा 5000 जूल, ये उत्पादक था, तो इसके पास जाएगी इस 500 की 10%, इसकी 10% होगी 50 जूल। तृतीयक उपभोक्ता के पास में 5 जूल ही जाएगी फिर। ठीक है, तो 50 जूल करेक्ट है। 10% नियम यही है, लिंडमैन का ये 10% नियम है। ऊर्जा प्रत्येक पोषण स्तर पर इस प्रकार घटती जाती है। अगला प्रश्न है, अमरबेल जो कशकुटा है इसको परजीवी पादप क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस करके ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, तो दूसरों पर डिपेंड रहता है। किस पर डिपेंड रहता है? तो परजीवी परपोषी पर डिपेंड रहता है। तो परपोषी इस परजीवी को पोषण देते हैं, ये पोषण के लिए परपोषी पादप पर निर्भर होता है। ये करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा में पोषक तत्वों की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है?
तो उसमें खाद और उर्वरक डालकर पोषक तत्वों की कमी को दूर कर सकते हैं। विशेषकर यहाँ पर मृदा में जो आवश्यक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी अवधारणा किसी प्रजाति के अपने पर्यावरण में भूमिका और स्थिति का वर्णन करती है, जिसमें सजीव और निर्जीव यानी जैविक और अजैविक दोनों कारकों के साथ उसकी अंतःक्रियाएं हैं। तो इकोलॉजिकल यहाँ पर ये वाला हो जाएगा पारिस्थितिकी। इसमें सजीव जो निर्जीव है इन दोनों के बीच में परस्पर क्रियाएं रहती हैं, वो इकोसिस्टम रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पारिस्थितिकी निकेत किसी प्रजाति की पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका, उनकी आवश्यकताएं, संसाधनों का उपयोग और अन्य जीवों तथा जैविक कारकों के उनकी अंतःक्रियाओं का समग्र वर्णन करता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पशुपालन में विशेष रूप से दूध उत्पादन करने के लिए मादा पशुओं की संख्या बढ़ाना और प्रबंधित करना आमतौर पर किस रूप से संदर्भित करता है? दुधारू पशु। दूध उत्पादन करने के लिए मादा पशु है वो दुधारू पशु हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी में मेंशन है। घरेलू अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? घरेलू अपशिष्ट को कम करना है तो यहाँ पर सभी अपशिष्ट पदार्थों को जलाना नहीं है, इससे आपका पर्यावरण प्रदूषण होगा। अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में अलग अलग करना। तो अपशिष्ट को आपको कम करने के लिए सामान ले जाने के लिए प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करेंगे। सारा कचरा एक ही कूड़ेदान में न डालकर जैव निम्नीकरणीय अलग डालेंगे, अजैव निम्नीकरणीय अलग डालेंगे ताकि उनको रिसाइकिल कर सके, और जैव निम्नीकरण का तो अपघटन हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पादप कोशिकाओं की तुलना में जंतु कोशिकाएं अल्पप्रासरी विलयनों में प्रस्फुटन ब्रस्टिंग के प्रति अधिक सुभेद्य होती है, क्योंकि उनमें देखिए पादप और जंतु कोशिका, इसमें एक अंतर यह है कि जंतु पादप कोशिका के पास में कोशिका भित्ति होती है जो सिक्योरिटी देती है। तो यहाँ पर जंतु कोशिका के पास में प्लाज्मा कला की कमी, जल का अवशोषण कम, लघु रिक्तिकाएं होती हैं, आंतरिक दाब का प्रतिरोध करने के लिए दृढ़ कोशिका भित्ति की कमी होती है। तो कोशिका भित्ति नहीं होती है जंतु कोशिका के पास में। नेक्स्ट देखते हैं एक पौधे में टहनियों और जड़ों के शीर्ष पर तीव्र वृद्धि दिखाई देती है, तो उत्तक की कौन सी विशेषताएं इस अवलोकन का सपोर्ट करती है? देखिए टहनी है, जड़ है, उनके शीर्ष पर वृद्धि है ना, वो विभज्युतक के कारण होती है। तो फिर उत्तक की कौन सी विशेषता, तो किस विशेषता के कारण यहाँ पर बहुत तीव्र रूप से वृद्धि होती है? तो घना कोशिका दैर्घ्य है, वहां पर प्रमुख केंद्रक है और कोशिका कोई रिक्तिका नहीं है। लिग्निफाइड भित्ति वाली मृत कोशिका में फिर वृद्धि कहां से होगी? क्लोरोप्लास्ट और संग्रहित भोजन की उपस्थिति है, बड़ी रिक्तिका और मोटी भित्ति नहीं, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो शीर्ष विभज्युतक है जो एपिकल मेरिस्टेम है, इसमें कोशिका तीव्र विभाजन करती है। इसमें एक तो कोशिका दैर्घ्य ज्यादा होता है, केंद्रक बड़ा होता है और रिक्तिकाओं नहीं होती है, इसलिए तीव्र वृद्धि के लिए अनुकूल है वो। बाकी यहाँ पर फसल उत्पादन में जैविक तनाव बायोटिक स्ट्रेस के क्या कारण है? तो जैविक तनाव में कीड़े हैं, रोगजनक हैं, अन्य जीवित जीव हैं जो यहाँ पर प्रभावित करते हैं फसलों की वृद्धि को। और अजैविक तनाव में सूखा, लवणता, ताप, ये सभी अजैविक। पौधों में जंतुओं की तुलना में अधिक मृत सहायक उत्तक क्यों होते हैं? जंतुओं की तुलना में पौधों में मृत सहायक उत्तक क्यों होते हैं? क्योंकि पौधे एक तो स्थिर होते हैं और उन्हें यांत्रिक सहारा सपोर्ट के लिए, सीधा खड़ा रहने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, तो उसलिए यहाँ पर मृत सहायक उत्तक है वो कार्य करते हैं। तो पौधे गतिहीन हैं इसलिए उन्हें यांत्रिक सहारे की आवश्यकता है। और स्क्लेरन काइमा, यहाँ पर जो क्लोरेन काइमा, पेरेन काइमा होती है, कॉलेन काइमा, स्क्लेरन काइमा है, उसमें जो स्क्लेरन काइमा है ये मृत सहायक उत्तक के लिए सपोर्टिव है, कठोरता, मजबूती प्रदान करती है, जिससे पौधा सीधा खड़ा रहता है। स्क्लेरन काइमा की भित्तियां लिग्निन युक्त होती है। जंतुओं में समर्थन पेशी और संयोजी उत्तक देते हैं। जो पादप में आप स्क्लेरन काइमा सपोर्ट करती है उसी टाइप से जंतुओं में पेशी और कनेक्टिव टिश्यू का रहता काम। मृत उत्तक ऊर्जा नहीं खर्च करते हैं, इसलिए लकड़ी में मृत कोशिकाएं अधिक होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक अवधारणा उस प्रक्रिया को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित करती है जिसके द्वारा कीटनाशकों, भारी धातुओं और औद्योगिक रसायनों जैसे विषाक्त पदार्थों की सांद्रता खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊपर जाने पर बढ़ती है? ऊपर एक्स्ट्रा फैक्ट में इस सवाल का आंसर है, ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वो है जैव आवर्धन है। जो खाद्य श्रृंखला होती है इसके ऊपरी पोषण स्तर पर जो जैव अपघटनीय चीजें नहीं है, जिनका अपघटन नहीं हो सकता, वो विष के रूप में आगे से आगे बढ़ती जाती है, और जो ऊपरी पोषण स्तर है
वहां पर सबसे अधिक उनकी सांद्रता रहेगी, तो जैव आवर्धन है। नेक्स्ट देखते हैं लैंगिक जनन में अर्धसूत्रण का क्या कार्य है। अर्धसूत्रण मियोसिस, लैंगिक जनन में अर्धसूत्रण की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या को क्या करता है, आधा करता है। समसूत्री में समान रहती है, लेकिन अर्धसूत्रण में गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्रण से गैमेट्स बनते हैं जिनसे गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब जब निषेचन होगा उस केस में n और n मिलकर 2n पुनः स्थापित हो जाएगा, जिससे प्रजाति की गुणसूत्र संख्या स्थिर रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन की कमी के कारण किसी बच्चे की विलंबित वृद्धि और छोटा कद है। कौन सी ग्रंथि संभवतः इस हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। वृद्धि के लिए जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्राव करती है। इसकी कमी से बचपन में वृद्धि मंद हो जाती है और कद छोटा रह जाता है। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और ये ग्रोथ हार्मोन से दैत्याकारिता हो सकती है, अधिक हार्मोन हुआ तो भी। आउटपुट जो ग्रंथि दे रखा ऑप्शन में वो थायरोक्सिन स्रावित करती है, अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकागॉन स्रावित करती है। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के पोल्ट्री को विशेष रूप से मांस उत्पादन के लिए पाला और बढ़ा जाता है। मांस उत्पादन के लिए दोस्तों ब्रॉयलर हो जाएगा। लेयर्स होती है अंडा देने वाली, मांस देने वाली को ब्रॉयलर कहा जाता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ब्रॉयलर तेजी से बढ़ने वाली नस्ल है जिन्हें कम समय में अधिक मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, जबकि लेयर्स अंडा उत्पादन के लिए है। तो ब्रॉयलर आहार प्रोटीन समृद्ध होता है, मांस उत्पादन के लिए वहां पर वृद्धि आवश्यक है। अंतः श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। अंतः श्वसन के दौरान जब आप सांस अंदर ले रहे होते हो उस केस में क्या होगा, तो पसलियां नीचे की ओर खिसक जाती हैं और डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। ये तो नहीं है, पसलियां स्थिर भी नहीं रहती, पसलियां अंदर सांस लेंगे तो ऊपर उठेगी और डायफ्राम क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। ये पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है। अंतः श्वसन की बात हो रही है और जिससे वक्षगुहा का आयतन बढ़ता है, फेफड़ों में वायु प्रवेश करती है। जो बाह्य श्वसन करेंगे, उच्छ्वसन करेंगे आप, उस केस में डायफ्राम है वो गुंबदाकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर निषेचन के बाद फूल का अंडाशय जब निषेचन होता है तो अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है। अब देखिए निषेचन से पहले क्या होता है, परागण होता है। परागण के बाद की स्थिति बात करें निषेचन, निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, देखिए परागण में क्या होता है, जैसे पुंकेसर में जो परागकण होते हैं, परागकण वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होंगे, स्थानांतरित होंगे और उसे कहेंगे परागण। और परागण के बाद जो पुंकेसर के जो परागकण यहाँ पर आए हैं वो क्या करेंगे, एक पराग नलिका बनाएंगे, वो जाएगी अंडाशय में और अंडाशय में फिर यहाँ पर परागण होने के फलस्वरूप अंडाशय में होता बीजांड और वो परिपक्व होता है, युग्मनज बन जाता है। उस केस में अंडाशय में फल और बीजांड से बीज बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मानव कंकाल तंत्र में कौन सा संयोजी ऊतक एक अस्थि को दूसरी अस्थि से संयोजित करता है। हड्डियां कनेक्ट हो रही तो लिगामेंट है, हड्डी से हड्डी लिगामेंट है। टेंडन है, हड्डी से आप पेशी को कनेक्ट कर रहे हो, तो कंड्रा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और लिगामेंट है वो आपके बोन टू बोन कनेक्ट करता है। जब एक पाइरुवेट अणु को वायवीय रूप से पूरी तरह से भंजित किया जाता है तो उत्सर्जित CO2 अणुओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। देखिए यहाँ पर पाइरुवेट में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के बाद वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन, पाइरुवेट में 3 कार्बन होता है। और जब यहाँ पर वायु श्वसन होता है तो पाइरुवेट पहले एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है, 1 CO2, फिर क्रेब्स साइकिल में पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान 3 CO2 अणु बनते हैं। तो पूर्ण ऑक्सीकरण में और भी स्थिति चेंज होती है, लेकिन जो ये चीजें होती कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसकी रिएक्शन बताऊं आपको, तो इसमें पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें एक तरीके से ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब वायवीय श्वसन में क्या होगा, जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट होता है ना, उसमें 3 कार्बन होता है, C3H4O3, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा और उससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड और फिर 2 जल के अणु और ऊर्जा प्राप्त होती है ATP फॉर्म में। ठीक है, लगभग यहाँ पर 36 से 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है।
ये कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले आपने देखा होगा यीस्ट में, तो देखिए पाइरुवेट है वो यीस्ट में भी अवायवीय शोषण होता है, ठीक है। जैसे किण्वन आपने कहा था, इसमें एथेनॉल बन रहा था। क्या बन रहा था? एथेनॉल। किसमें? यीस्ट में। अवायवीय शोषण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी और CO2 भी, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी 2 कार्बन अणु यहाँ पर बन रहे थे। अब बीच में अपने ऑक्सीजन की कमी अभाव रहता है हमारी पेशी कोशिका में। पेशी कोशिका, पेशी कोशिका में ये लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट होता है। किसमें? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन, ठीक है। अगला सवाल, रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में कलाबद्ध संरचनाएं होती हैं, कोशिका के कार्य और संरचना को संबल प्रदान करने में उसकी मुख्य भूमिका क्या है? रिक्तिकाएं हैं जो पादप कोशिका में बड़ी होती हैं, तो इसके कार्य क्या है? तो इसका कार्य कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करना। पादप कोशिका की बड़ी केंद्रीय रिक्तिका जल और घुलित पदार्थों से भरी रहती है। ये तुगोर दाब उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका स्फीति और कठोर बनी रहती है तथा पौधे को सहारा मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, पादप में जनन कोशिकाएं पुष्प के किस भाग में होती हैं? पुष्प के जनन कोशिकाएं पुंकेसर और स्त्री केसर में होती है। जैसे पुंकेसर में जनन कोशिका की बात करें तो पराग कण है, और स्त्री केसर में आप देखेंगे अंडाशय में होती है अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर पुंकेसर किससे मिलकर बना है? उसमें 2 चीज होती है, एक तो फिलामेंट तंतु, पुतंतु भी बोलते हैं, पराग कोश है। स्त्री केसर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। निषेचन कहां पर होता है? अंडाशय में। एक तालाब की बायोलॉजी ट्रिप के दौरान विद्यार्थियों ने शैवाल, मछली, मेढक, जल और पत्थरों का अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा इन घटकों को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है? देखिए शैवाल है, मछली है, मेढक है, ये चीजें क्या है? जैविक घटक है। तो सभी जैवीय घटक तो है नहीं। मछली और मेढक अजैवीय है, ये जैविक है, उल्टा बोल रहा है ये। जल, पत्थर और मछली अजैवीय है, मछली कहां से अजैवीय है? शैवाल, मछली, मेढक जैविक है और जल और पत्थर अजैवीय है। डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं अपन, रक्तदाब मापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर BP को मेजर करना है तो वो उपकरण है स्पिग्मोमैनोमीटर, रक्तदाब मापने के लिए। स्पाइरोमीटर फेफड़ों की क्षमता है। ग्लूकोमीटर रक्त जो ब्लड शुगर है। EEG मस्तिष्क तरंगे रिकॉर्ड करता है। संतुलित उर्वरक में आमतौर पर कौन से 3 आवश्यक पोषक तत्व? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, ये 3 ही रहते हैं फर्टिलाइजर में। N पत्तियों की वृद्धि, P जड़ और पुष्प विकास, K रोग प्रतिरोध। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरासस्यन इंटरक्रॉपिंग का सही वर्णन करता है? इंटरक्रॉपिंग का मतलब है समान खेत में एक नियोजित लेआउट में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाना, वो अंतरासस्यन होगा। जिसमें एक ही खेत में नियोजित पंक्तियां या लेआउट में एक साथ विभिन्न फसलें उगाई जाती है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके, जोखिम कम हो, एक फसल नुकसान हो जाए दूसरी तो बच जाए, तो जैव फसल विविधता यहाँ पर बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन से यूकैरियोटिक सेल्स की विशिष्ट विशेषता नहीं है? जैसे यूकैरियोटिक उसमें केंद्रक होगा, ये बोल रहा केंद्र की अनुपस्थिति, ये तो उल्टा बोल रहा जो विशेषता नहीं है, बाकी उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट देखते हैं, पशुओं में पाई जाने वाली ऐच्छिक मांसपेशियों का दूसरा नाम क्या है? तो पशुओं में जो आप कंट्रोल कर सकते हो, आप खुद की इच्छा से जो मांसपेशियां कंट्रोल कर सकते हो, वो कंकाल मांसपेशी हो जाएगी। अरेखित स्मूथ होती है जो अनैच्छिक है, हृदय भी अनैच्छिक है, तो कंकाल मांसपेशी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो ऐसी मांसपेशियां इच्छा अनुसार नियंत्रित होती है और कंकाल से जुड़ी रहती है, इसलिए इन्हें कंकाल मांसपेशी कहा जाता है। हृदय है अनैच्छिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्री विभाजन के परिणाम का यथार्थ रूप से वर्णन करता है? तो सूत्री विभाजन में गुणसूत्र सेम रहते हैं, तो जनक कोशिका के समरूप 2 द्विगुणित, सूत्री विभाजन में 2 द्विगुणित संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है, जो अपने शरीर की मरम्मत वगैरह में सूत्री विभाजन होता रहता है। तो माइटोसिस में एक जनक कोशिका से 2 समान द्विगुणित संतति कोशिकाएं बनती, जो वृद्धि और उत्तक मरम्मत में सहायक होती है। गुणसूत्र संख्या समान रहेगी, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट की तुलना में कम हानिकारक क्यों है? तो ये टूट जाते हैं, इनका अपघटन हो जाते हैं, इसलिए ये पर्यावरण में एक फिक्स नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते हैं, तो प्राकृतिक रूप से टूट जाता है। जैव निम्नीकरणीय सूक्ष्म जीव से अपघटित कर देते, तो पर्यावरण में लंबे समय तक ये उपस्थित नहीं रहते हैं। पादपों में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होती है? तो वो रहती है दोस्तों स्टार्च के फॉर्म में। पादप में जो इस भोजन को स्टोरेज करना है तो वो स्टार्च के फॉर्म में रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे उपयोग कर सके।
स्टार्च के फॉर्म में, और जंतु में रहता है अपने अंदर ग्लाइकोजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम में स्थानांतरण की प्रक्रिया की सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है? फ्लोएम में स्थानांतरण की प्रक्रिया है, ये कोशिका क्रिया के कारण ये एक सक्रिय प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो स्थानांतरण के लिए सक्रिय है, निरंतर रूप से एक्टिव, और ऊर्जा उसमें चाहिए। फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन किया जाता है, सेवन उत्तक है जो फ्लोएम, तो भोजन इसमें परिवहन किया जाएगा जो जड़ से भोजन है जो पत्तियों में बनता है। ठीक है, तो ये द्विदिशीय है, ऊपर नीचे सभी में इसको सेवन किया जाता है। पुष्पीय पादपों में वर्तिकाग्र की सामान्य विशेषता क्या है? वर्तिकाग्र जहां पर परागण होता है एक तरीके से, तो पराग कणों को पकड़ने के लिए अनुलग्न स्टिकी होती, पराग कण उसके चिपक जाते हैं, इस प्रकार से ये वर्तिकाग्र रहता है जो स्त्री केसर का भाग है, परागण की क्रिया में ये काम आता है। और फिर वहां पर पराग नलिका बनती है, अंडाशय तक जाती है पराग कण को लेकर। कार्बन चक्कर में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में वापस मुक्त करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में, जैसे अपन ऑक्सीजन अंतःश्वसन करते हैं तो O2 लेते हैं, उच्च श्वसन में CO2 छोड़ते हैं, तो वापस वायुमंडल में चली जाती है। तो ये श्वसन के दौरान देखने को मिलता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, O2 छोड़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पादपों को क्षतिग्रस्त उत्तकों को प्राणियों की तुलना में अधिक दक्षता पूर्वक पुनर्जीवित करने में सक्षम बनाती है? तो उसमें पादपों में आपको पता विभुजक उत्तकों की उपस्थिति। पादपों को क्षतिग्रस्त उत्तक, देखिए पादप में वर्दी के जो विभुजक होते हैं ना, वो यहाँ पर उनको दक्षता पूर्वक बनाती है प्राणियों की तुलना में। पादपों में विभुजक, एक तो उसमें आपके ऊपरी शीर्ष विभुजक होता है, फिर पार्श्व भी रहता है, अंतर्विष्ट भी रहता है, 3 टाइप की। तो पादपों में विभुजकी उत्तक निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता रखते हैं, लगातार कोशिका विभाजित होती है, तो क्षतिग्रस्त भाग है वो पुनः विकसित हो जाते हैं, जबकि प्राणियों में ये क्षमता सीमित रहती है। तो शीर्ष विभुजक वृद्धि के लिए, पार्श्व है जो मोटाई बढ़ाता है, और पौधों में पुनर्जनन क्षमता अधिक होती है। पशु शरीर में उपकला उत्तक का प्राथमिक कार्य है आवरण और सुरक्षा। जो त्वचा है ना अपनी, उपकला है तो अपन को सुरक्षा देती है और आवरण एक तरीके से कवर करती है अपन को। तो ये जो टोटल 42 क्वेश्चंस हैं ये बायो के हो गए। तो इस टाइप से आपने देखे लगभग टोटल 99 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में, जो आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी एग्जाम हुआ है 10 से 12 सितंबर में, जिसमें टीचिंग वगैरह की भी पोस्ट इंक्लूड है। तो ये एग्जाम में लगभग 9 शिफ्ट में 90+ और कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें जो 10 क्वेश्चंस प्रति शिफ्ट पूछे जाने थे ना, उससे हटकर भी सवाल आए हैं जो इंपॉर्टेंट थे तो इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर टोटल लगभग 99 क्वेश्चंस हो गए। फिजिक्स के 32, रसायन के 25 और जीव विज्ञान के आपके 42 क्वेश्चन है, और ज्यादा टफ नहीं थे, बिल्कुल बेसिक लेवल के इजी से क्वेश्चंस थी। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी दोस्तों ये तो 2025 में एग्जाम हुआ, और इसी प्रकार 2024 के और 25 की, जिसमें एनसीईआरटी से सवाल पूछे गए हैं। वैसे एनटीपीसी में एनसीईआरटी से सवाल नहीं पूछे, हटकर सवाल थे, क्योंकि सिलेबस में ऐसा 10th स्टैंडर्ड का मेंशन नहीं है। इसमें मेंशन था सिलेबस में, जो आइसोलेटेड कैटेगरी वैकेंसीज में, कि आपके जो 10 सवाल पूछे जाने हैं साइंस के, वो 10th स्टैंडर्ड के आएंगे, सीबीएसई यानी एनसीईआरटी वाले। इसलिए यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एएलपी में एनसीईआरटी है, ग्रुप डी में पूरा एनसीईआरटी आ रहा है, जेई में एनसीईआरटी है सिविल फर्स्ट में, और टेक्नीशियन में एनसीईआरटी है। तो ये एग्जाम्स के लगभग आपको 1500 क्वेश्चंस। ई बुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, वेबसाइट और ऐप, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। चैप्टर वाइज विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट है जो इंपोर्टेंट रहेंगे आगामी किसी भी रेलवे इन एग्जाम्स के लिए, जिसमें ग्रुप डी भी इंक्लूड है। तो वीडियो पूरा देखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ये पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।